नमस्कार आप लोगों को, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी के लिए किस तरीके से एक अच्छा और इफ़ेक्टिव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये हर उस आदमी के लिए है जिसके पास अपना पक्के का मकान नहीं है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में है, अलग अलग नियम के साथ लागू है। आज हम लोग सीखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से यदि आपका काम रुका हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको आवंटित नहीं हुई है, आवंटित हुई है मतलब लिस्ट में नाम है मगर किसी कारण से आपको पैसे अलॉट नहीं हो रहे हैं उसके, तो किस तरीके से आरटीआई का आवेदन लिखा जाए और इस आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल किया जाए कि आपको जानकारी मिल सके कि आपका काम कहाँ रुका हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बताते हैं आपको कि किस तरीके से एक अच्छा आवेदन जो है आप लिख सकते हैं। मकसद समझाना है आपको, ना कि कॉपी पेस्ट कराना है। आप समझिए इस चीज़ को, यदि आप समझ लेते हैं तो आप कोई भी आवेदन लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक भी कर लीजिएगा और जनहित में लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बताते हैं फटाफट किस तरीके से आप एक अच्छा आरटीआई आवेदन लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। मैंने एक MS वर्ड खोला है और आप लोग इसको सादे पेज पे भी लिख सकते हैं। ये सादे पेज पे भी आप बाय हैंड रिटन भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, सादे कागज़ पे जो है आप अपना एक हेडर बना लीजिएगा। हेडर का मतलब कि आप अपना एक नाम लिख लीजिए उस पर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा नाम। मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद फिर आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। आप अपना पता लिख दीजिएगा, राज्य का नाम लिख दीजिएगा, आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और आप अपनी ईमेल आईडी भी लिख दीजिएगा। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर यदि ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। कई बार सूचना का लोक सूचना अधिकारी जो होते हैं वो ईमेल के माध्यम से भी जो है आपको जवाब दे देते हैं। उसके बाद जो अगला जो पोर्शन है वो हम लिखेंगे डेट, किस डेट को हम ये आवेदन लिख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक डेट लिख दिया है यहाँ पे 4/11/2022। अब उसके बाद लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कहाँ इसको भेजें, इस चिट्ठी को, इस आवेदन को हम भेजें कहाँ। तो आप इस आवेदन को जो है अपने प्रखंड में या जनपद पंचायत जिसे आप कहते हैं वहाँ भेज सकते हैं। तो आप इसे लिखिएगा, जन सूचना अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनपद पंचायत या प्रखंड कार्यालय जो भी है आपका, और उस कार्यालय का नाम दे दीजिएगा यहाँ पे, जहाँ पे मैंने XXXX लिखा है इस जगह पे। उसके बाद ज़िले का नाम दे दीजिएगा, राज्य का नाम और यहाँ का पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, आप इसको बाय हैंड भी वहाँ भेज सकते हैं और यदि बाय हैंड वो लेने से मना करते हैं कई बार तो आप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इसको भेज सकते हैं। आजकल ऑनलाइन पोर्टल पे भी सुविधा है, आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपने राज्य के आरटीआई आवेदन लगा सकते हैं। मगर मेरा सलाह ये होगा कि आप इसको डाक के माध्यम से ही भेजें। ऑनलाइन के माध्यम से अभी फ़िलहाल जो है थोड़ी सी देरी लग रही है जवाब आने में। तो मकसद जो है हमारा जवाब हमें चाहिए, क्विक चाहिए, तो आप इसको डाक के माध्यम से भेजें, ये मेरी सलाह है। बाकी आप अपने राज्य के जो आरटीआई का पोर्टल है उसके ज़रिए भी भेज सकते हैं। कई राज्यों में है भी और कई राज्यों में नहीं भी है। अब इसके बाद जो अगला जो पोर्शन आता है वो आता है विषय का। तो विषय जो है हम लिखेंगे यहाँ पे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेन मैटर की बात आती है। तो मेन मैटर पे जो है, चूँकि ये आवास योजना से संबंधित है और आपका व्यक्तिगत है, तो थोड़ा सा अपना विवरण आपको लिखना होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे, महोदय मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैंने अपना नाम लिखा है। आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, पिता का नाम लिख दीजिएगा, पता, राज्य का नाम का निवासी हूँ और पहचान के लिए आधार कार्ड संख्या इतनी है जिसकी एक प्रति मैंने इस आवेदन के साथ संलग्न कर दी है।
मेरे पास रहने के लिए पक्का का मकान नहीं है और मुझे अभी तक सरकार द्वारा किसी भी आयोजन के तहत आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कृपया मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित नीचे पूछे गए विवरण के अनुसार जानकारी प्रदान करें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदुवार जो है अपने जो हमें सूचना चाहिए वो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके जो है हम यहाँ पे पूछेंगे। तो जो पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी की योग्यता के अनुसार मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का हकदार हूँ, मगर आवासीय सूची में नाम आने के बाद भी मुझे इसका लाभ नहीं मिला है और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन नहीं किया गया है। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों या कर्मचारियों की है, उसका नाम, पद व पूरा कार्यालय पता बताएं। ये आपने मांग ली पहली सूचना। अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा सूचना भी लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि मेरे ज़िले के पंचायत, जो भी आपके पंचायत का नाम होगा, वर्ष में 2017 से 2022 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया एवं कितने आवेदन को स्वीकृत किया गया। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप प्रश्नों का बदलाव जो है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी प्रश्न का इस्तेमाल करें। तीसरा प्रश्न जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा कि स्वीकृत आवेदन पर किस किस को भुगतान किया गया और कब कब किया गया, इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जैसे लाभार्थी का नाम, आवंटन की तारीख, किस आधार पर आवंटन किया गया और जिस ग्राम सभा में लाभार्थी का चयन किया गया उस ग्राम सभा की उपस्थित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं इसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी तय करने की जो मापदंड हैं या इस योजना से संबंधित सभी जो शासनादेशों, निर्देशों, नियमों की प्रमाणित छाया प्रति भी उपलब्ध कराएं। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट जो है हमने बिंदुवार लिख दिया है और हमें मान लीजिए कि हमें इसकी सूचना चाहिए और इतनी सूचना से आपका काम हो जाना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका काम कहाँ रुका हुआ है और यदि कई बार तो ऐसा होता है कि वो आपका काम कर ही देंगे, उसके बाद जवाब देंगे। अब इसके बाद आपको पता है कि आरटीआई एक्ट में एक फ़ीस देनी पड़ती है 10 रुपये की। किसी राज्य में अलग अलग फ़ीस है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा आप अपने राज्य के हिसाब से कि आपके राज्य में कितनी फ़ीस है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मैं आवेदन फ़ीस के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ। पोस्टल ऑर्डर संख्या इतनी है। तो पोस्टल ऑर्डर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ उसका, आप उसको देख लीजिएगा। और पोस्टल ऑर्डर बहुत ही आसान माध्यम है आरटीआई की फ़ीस जमा करने का, या किसी भी नज़दीकी डाकघर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो यदि आप ऑनलाइन माध्यम से आरटीआई भेज रहे हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे से आपके पेमेंट आप कर सकते हैं। मगर यदि आप ऑफलाइन माध्यम से, डाक के माध्यम से भेज रहे हैं तो आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से फ़ीस जमा कर सकते हैं और आप पोस्टल ऑर्डर परचेज करके उसको फिल कर सकते हैं। पर यदि आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप गरीबी रेखा वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, नीचे से गरीबी रेखा के नीचे परिवार बिलोंग करते हैं, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह सूचना जो है मुफ्त मिलेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आवेदक गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार से संबंध रखता है, अतः सभी देय शुल्क से मुक्त है। बस आपको इतना ही लिखना है कि आवेदक जो है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार से संबंध रखता है, अतः सभी देय शुल्क से मुक्त है। और यहाँ पे जो है ब्रैकेट में आप ऐसे लिख दीजिएगा बीपीएल, और जो बीपीएल कार्ड नंबर है आपका, बीपीएल कार्ड संख्या, और जो भी आपका कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे
मेंशन कर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि आप गरीबी रेखा के नीचे से परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और हम मानते हैं कि आपको फ़ीस पे करनी है, तो हमने फ़ीस पे कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब कुछ चीज़ें हैं जो कुछ जानकारियाँ हैं जो आप यदि इसमें लिख देते हैं तो आपके आवेदन को बल मिलता है थोड़ा। तो अक्सर मैं लिखता हूँ और इसका मुझे कुछ फ़ायदा भी नज़र आया है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी लिखिए, वरना ये मैंडेटरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे दी गई जानकारी आपकी सूचना और विचार के लिए है। हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। मतलब ये हुआ कि आपने तो आरटीआई का एप्लीकेशन भेज दिया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम सही जगह भेजें, मगर कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा इधर उधर किसी डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी जो है उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की है कि आपके आवेदन को सही डिपार्टमेंट में सही लोक सूचना अधिकारी तक ट्रांसफ़र करे और वो भी 5 दिनों के अंदर करे। पर ऐसी स्थिति में जो 30 दिन का समय होता है वो 5 दिन बढ़ जाता है जवाब लिखने का। तो एक तो कोशिश कीजिए कि आप लोग गलत लिखें ना, और यदि मान लीजिए कि कहीं गलती से चला गया किसी और जगह पे, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी अब उनकी है, आपकी नहीं है। तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7 उपधारा 8 और उसका जो क्लॉज 3 है और उसके साथ 7 उपधारा 3 और उसके क्लॉज 2 के अनुसार आप जब भी मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं तो साथ में आप मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद, नाम व पता अवश्य बताएं। तो ये किस लिए? ये इसलिए कि भाई मान लो कभी आपने कोई जवाब दिया तो अधूरा दिया, गलत दिया, गुमराह करने वाला दिया, तो ऐसी स्थिति में मैं आपके सीनियर ऑफिशियल्स को अप्रोच करूँगा और फिर से सही सूचना की मांग करूंगा। ऐसी स्थिति में मुझे इसके लिए अपीलीय पदाधिकारी का पद, नाम, पता अवश्य बताएं। इसके बाद मैं एक तीसरा पॉइंट लिखूंगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 9 के अनुसार मैं पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जानकारी जिस रूप में मांगी जा रही है उसी रूप में प्रदान करें। एक पॉइंट और भी लिखेंगे हम इसमें, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, कहने को तो पूरा आरटीआई एक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 1 के अनुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अनुरोधित जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान करें। अब यदि आपने सही डिपार्टमेंट में भेजा है तो 30 दिन, यदि आपने डिपार्टमेंट तो सही अपने हिसाब से चुना था मगर गलत जगह पे आपकी आवेदन चली गई है तो अब उनकी जिम्मेदारी है। पहला पॉइंट हमने यही लिखा था 6(3) का। तो ऐसी स्थिति में वो 5 दिन के अंदर उनको ट्रांसफ़र करना है, तो 5 दिन बढ़ जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो अब हो गया 35 दिन। मगर ऐसी भी एक स्थिति है जहाँ पे आपका जो सूचना है वो सहायक लोक सूचना अधिकारी से मिलना है, तो सहायक जहाँ भी लोक सूचना अधिकारी लग जाएगा वहाँ भी 5 दिन की मोहलत जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको 35 दिन का मिलेगा। मगर एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ये सूचना आपको 48 घंटों के अंदर मिलनी चाहिए नियमानुसार, और वो ये है कि जब भी कोई सूचना किसी व्यक्ति से संबंधित है और वो व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का सवाल है तो ऐसी सूचना जो है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 48 घंटों के अंदर देना चाहिए, ये नियम कहता है। तो अभी फ़िलहाल ये चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है, ना कि किसी लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है, इसलिए हमने इसमें 30 दिन लिखा है। उसके बाद जो हम अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें वो ये लिखते हैं कि जो धारा है 7 उपधारा 8 उसके अनुसार यदि आप मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं
तो ऐसी स्थिति में आप मुझे कारण तो बताएंगे ही, और ये भी बताएंगे कि वो किस धारा के हिसाब से आपने मेरे आवेदन को रिजेक्ट किया है, यानी कि आरटीआई एक्ट की जो धारा है उसके कौन सी धारा के हिसाब से आपने मेरे आवेदन को अस्वीकार किया, और उसको जस्टिफाई भी कीजिएगा कि ये कैसे आपके हिसाब से इस धारा से सूट करता है, इस धारा पे सूट करता है कि हाँ भाई यही धारा है और ये कारण बनता है और इसलिए जो है हम आपके आवेदन को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जगह जो है वो लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है ऐसे ही कुछ भी बोल करके, तो उसको जस्टिफाई भी करना है। अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे कि जो सेक्शन 81J का है कि यदि आप 81J के हिसाब से सेक्शन 81J यानी कि धारा 8 उपधारा 1 क्लॉज J के हिसाब से ऐसी कोई भी सूचना जिसे हम संसद में या विधानमंडल में जिक्र कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ऐसी सूचना से हमें वंचित नहीं रखा जा सकता। आप इसका ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि जो पीआईओ साहब होते हैं वो बेधड़ल्ले से जो है सेक्शन 81J का इस्तेमाल करते हैं और आपको आवेदन निरस्त करके जो है आपको अस्वीकार करके जो है भेज देते हैं, और फिर आपको पता ही नहीं होता कि अब आगे करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि आप अपील कीजिए। 81J के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ उसका, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रखें। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आरटीआई के लिए ना 2 ईंधन की ज़रूरत है। फ्यूल जो गाड़ी में डालते हैं ना, फ्यूल, 2 ईंधन की ज़रूरत है आरटीआई के लिए, और वो ये है, पहला है ज्ञान और दूसरा है सब्र। आरटीआई के लिए ये 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं अलग से बोलता हूँ, वो ये है कि आरटीआई का इस्तेमाल बदले की भावना से ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान है और कुछ नहीं है। मेरा जितने लोगों से बातचीत करता हूं जो आरटीआई डालते हैं, उसमें से मोर देन 90% लोग जो है ना बदले की भावना से आहत होकर के आरटीआई डालते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, उनको जवाब आया नहीं आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे पीआईओ साहब के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं, उनका काम बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हाँ, आप पूरे सब्र के साथ, ज्ञान के साथ आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए, जनहित में कीजिए, अपने काम के लिए कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो हैं वीडियो से लाभान्वित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि सरकार को भी थोड़ा प्रेशर रहे और वो अपना काम जो है वो सुचारू रूप से करे। तो अगला पॉइंट जो हमने लिखना है दोस्तों इसमें, वो लिखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(2) के अनुसार यदि आपने, यानी कि धारा 7 और उपधारा 2 के अनुसार यदि आपने 30 दिन के अंदर कोई भी रिवर्ट बैक नहीं किया, कोई निर्णय नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में यदि मेरे पास कोई निर्णय नहीं मिला तो ये मैं मान लूँगा कि आपने मेरे आवेदन को, अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है, और इसके हिसाब से फिर मैं अपनी अगली कार्रवाई जो है अपीलीय अधिकारी के पास जाना है या जो भी कार्रवाई करनी है मुझे कानूनन रूप से, वो मैं करूँगा। और एक आखिरी पॉइंट और ऐड करते हैं इसमें, और वो ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को, यानी मैं जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसको किसी भी तरीके से रीज़न नहीं बताना है कि मुझे ये सूचना क्यों चाहिए। हाँ, बल्कि यदि आपको लगता है कि कोई ईमेल आईडी चाहिए पीआईओ साहब को या पता अधूरा है, तो इसके लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं, मगर आपसे वो ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपको ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। दोस्तों फ़िलहाल ये 8 पॉइंट्स जो हैं जो मुझे अहम लगे वो मैंने अपने आवेदन में ऐड किया है। वैसे तो पूरा आरटीआई एक्ट है, मगर जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब इसके बाद जो है हमें एक घोषणा करना होता है कि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, क्योंकि ये जो आरटीआई एक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए एप्लीकेबल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग, पास, साझा, प्रदर्शन या प्रसारित किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से नहीं करूँगा जो भारत की एकता के लिए हानिकारक हो,
या संप्रभुता के खिलाफ हो। तो दोस्तों ये एक डिक्लेरेशन हमें देना होता है, और उसके बाद जो है आप अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख करके जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इस पोर्शन पे जो है आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। इस जगह पे जो है आप अपना साइन कर दीजिएगा, और साइन करके आप बतौर इसको लिफाफे में डालकर इसकी एक कॉपी जो है आप अपने पास रख लीजिएगा, और इसको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजिएगा। लिफाफा कैसे बनाना है इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप एक सरल शब्दों में इफेक्टिव सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करके अपने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने एक अच्छा आवेदन जो है आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज़रूर जुड़ सकते हैं, और वहाँ भी अपने सवालों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको जनहित में लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं आरटी एक्टिविस्ट हूँ, और आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दरभंगा, बिहार से। नमस्कार।